क्या आपकी जन्म कुंडली श्रापित है या आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है या आपकी जन्म कुंडली में पिशाच योग है। आजकल यह चर्चा बहुत तेजी के साथ फैलती जा रही है कि शनि और राहु गोचर में मिलेंगे तो यह योग पैदा होगा। कुछ ज्योतिषीगण आपको श्रापित बताने में लगे हैं, कुछ ज्योतिषीगण पितृदोष बताने में लगे हैं, कुछ ज्योतिषीगण पिशाच योग, श्रापित योग और पितृदोष के योग बताने में लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए कि अभी गोचर में कुछ विशिष्ट परिवर्तन होने जा रहे हैं। जैसे 29 मार्च को शनि अपनी वर्तमान राशि कुंभ का त्याग करके मीन राशि में जाएगा और मीन राशि में पहले से ही मौजूद राहु के साथ वह युतिगत संबंध बनाएगा। तो दर्शकों, सबसे पहले हम लोग गोचर पे विचार करने के पहले यह जान लें कि वास्तव में इस योग की वास्तविकता क्या है। क्या शनि और राहु की युति के कारण आपको पितृदोष लगेगा या आपकी जन्म कुंडली में श्रापित योग है या आपकी जन्म कुंडली में पिशाच योग है। इन तीनों की वास्तविकता क्या है, यह जानने के पहले कुछ विशिष्ट बातें, फंडामेंटल्स जिसे कहा जाता है, वो आप इन दोनों ग्रहों के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको ये सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स दिग्भ्रमित करते रहेंगे। पहले जैसे टीवी पे सेंसेशनल न्यूज चला के आदमी टीआरपी बटोरता था, वैसे ही आजकल यह भी ज्योतिष में भी यह प्रथा शुरू हो गई है कि सेंसेशनल चीजों को वो करके और लोगों तक हम भय पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा व्यूअर्स की संख्या बढ़ेगी। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ज्योतिष मूलतः कल्याण का विषय है और जिस व्यक्ति के अंदर जन साधारण के कल्याण की भावना नहीं है वह व्यक्ति ज्योतिषी नहीं हो सकता। तथाकथित ज्योतिषी होकर वो समस्त जो है वो दुनिया की उपलब्धियां पा सकता है, लेकिन वह ज्योतिषी मौलिक रूप से नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो हम आते हैं आपको सबसे पहले इस योग के बारे में बताने के पहले दो तथ्यों को आपको जान लेना होगा कि मौलिक रूप से शनि और राहु होते क्या है। आपके दिमाग में जो ये बातें बैठाई गई हैं कि मूल रूप से आपका जो शनि है वो बहुत खराब है, राहु जो है वो पापक ग्रह है, दोनों सेपरेटर प्लैनेट है, बैठ गए तो आपका बस जीवन समाप्त हो गया। इसकी जब तक आप गहराई नहीं जानेंगे तब तक इन दोनों की युति के बारे में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। तो आगे आइए हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं। जय महादेव दर्शकों, सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करने जा रहे हैं कि शनि क्या है। मैं बहुत डिटेल में नहीं, बस उसके मौलिक गुणों पर प्रकाश डालता हूं जिससे कि आप समझ सकें। देखिए, काल पुरुष के जन्म कुंडली में शनि नामक ग्रह दशम और एकादश दोनों का नेतृत्व करता है। दशम अर्थात आपका कर्म पक्ष, जन्म जन्मांतर से मिले हुए पुण्य कार्य की जो समष्टि है या पाप कार्यों की जो समष्टि है उसको प्रतिबिंबित करने वाला घर दशम का। अर्थात आप अपने जीवन में किस मुकाम पे जाएंगे, कौन सी उपलब्धियां पाएंगे, वह उपलब्धियां नकारात्मक होंगी, वह उपलब्धियां सकारात्मक होंगी। ये सारी जो आपके कर्मों का जो इंडिकेशन है वो दशम भाव देने वाला है। ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। अर्थात शनि कॉन्टिन्यूअस एफर्ट का मालिक है। शनि शांति पूर्वक लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाला ग्रह है। लक्ष्य दूर है तो उसके अंदर कोई निराशा नहीं है, लक्ष्य अत्यंत करीब है तो भी उसके अंदर कोई उत्तेजना नहीं है। अर्थात निरस्ता और उत्तेजनात्मकता, इन दोनों का शनि के ऊपर
कोई प्रभाव नहीं है। ये बात हमेशा है। शनि सृष्टि के नियमों का पालन कराने वाला प्रथम ग्रह है, आपको दंड देने वाला प्रथम ग्रह है। आपके अच्छे कर्मों का, चाहे ये जन्म हो या जन्म जन्मांतर से जो लेके आए हैं, उसका पूर्ण रूप से परिणाम प्रदान करना ये शनि का कार्य है। इसीलिए काल पुरुष के जन्मांग में शनि दशम भाव का नेतृत्व करता है। इसके बाद और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, काल पुरुष के जन्मांग में शनि की मकर राशि आपके कर्म पक्ष को निरूपित करती है, रिप्रेजेंट करती है। मीन्स 10th लॉर्ड जो है वह सैटर्न है, बट शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो मकर राशि जो है वो आपके कर्म पक्ष को इंडिकेट करती है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है। यह जब आप जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, तो ये आपके कर्म का द्वार खोलती है। इसलिए पृथ्वी तत्व है। यह हवा में उड़ने का नहीं है, वास्तविकता में कार्य को करने की यह राशि है। तो सौम्यता, सहनशीलता, सेवा भाव, अनुशासन और बिना बायस्ड रिजल्ट देना, ये शनि की प्रमुख विशेषता है। शनि को दुख का मूल भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां हम दुख की परिभाषा दूसरा देखते हैं कि अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम मान लीजिए बहुत अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत दुखी हैं। ठीक है, परंतु शास्त्रों में जो दुख की परिभाषा है वह दूसरी है। इंद्रिय निग्रह न कर पाना, अर्थात स्वयं का नियंत्रण न होना, जीवन की पूर्णता की दिशा में कार्य न कर पाना, परहित का कार्य न कर पाना, यह अक्षमता जब किसी के अंदर होती है तो मूल दुख वही दर्शाता है। लेकिन फिलहाल आप पहले इतनी बात समझ लीजिए कि दशम भाव का जो नेतृत्व करता है शनि, वह उसका पृथ्वी तत्व अर्थात मकर राशि नेतृत्व करता है, जिसके कारण इस भाव को हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ केंद्र में माना गया। इसके पश्चात शनि एकादश का भी नेतृत्व करता है। शनि की कुंभ राशि जो मूल त्रिकोण को नेतृत्व करती है, वह एकादश लाभ का या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का इंडिकेट करती है। इंडिकेट तो बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन अभी यहाँ जो विषय है वही उतना में ही हम इसको कंडेंस करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एकादश भाव आपके जो पृथ्वी पर किए गए कार्य हैं, जो पृथ्वी तत्व की राशि मकर है, जो कर्म पक्ष को दिखाती है। ठीक, यह कर्म जो आप कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, कितनी बेईमानी से कर रहे हैं, ठीक, ये सब कुछ परीक्षित करके आपको फल प्रदान करना भी शनि का कार्य। अर्थात इसीलिए कहा गया कि अनवरत आप जो कार्य करते हैं उसका परिणाम निश्चित रूप से शनि देता है। यह बात आप जान लीजिए। तो सारांश में आप ये समझ लीजिए कि शनि एक तरफ जहां काल का नेतृत्व करता है, वहीं जीवन का भी नेतृत्व करता है। शनि जहां एक तरफ परम राज सुख का नेतृत्व करता है, तो वहीं असह दुख का भी नेतृत्व करता है। यह सबसे बड़ा शासनाधिकारी है, दंडाधिकारी है, तो यह सबसे बड़ा सेवक भी है। शनि मूल रूप से आपके व्यक्तित्व में सौम्यता, धैर्यता प्रदान कर लक्ष्य को सफल बनाने हेतु आवश्यक कर्म को लगातार कराने की दिशा में कार्य करता है। दूसरा, अब आप समझिए राहु को। राहु के विषय में दर्शकों आजकल जो है वो नाना प्रकार की चीजें जो है आपने सुना होगा कि जैसे राहु राजयोग देगा, राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि पड़ रही है, काल सर्प योग बना रहा है। दुनिया भर की नकारात्मकता
और एक तरफ जहां व्याप्त है वहीं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए राहु के नाम पर राजयोग बना देना, राहु के नाम पर दुखों का पहाड़ फोड़ देना। आपका राहु ठीक नहीं इसलिए नौकरी नहीं मिलेगी, आपका राहु बहुत बढ़िया है, आप जो है वो आईएएस अधिकारी बनेंगे, बहुत बड़े नेता बनेंगे। मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो अजीब सी होती जा रही हैं, जिसे कि आम जनमानस के अंदर मौलिक ज्योतिष जो भारतीय ज्योतिष है उसका निरंतर पतन होता जा रहा है। शास्त्र क्या कहता है राहु के बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से पहले बता दूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहु नामक ग्रह पाप ग्रह है, पृथकवादी ग्रह है, ड्राइनेस का मूल है। और इस ग्रह के अंदर इतनी क्षमता है कि यह सूर्य जैसे महान ग्रह को भी ग्रसित कर सकता है, चंद्रमा को भी यह ग्रसित कर लेता है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रसित कर लेता है। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। आत्मा और मन दोनों को ही अपने समय पर दूषित कर देने वाला ग्रह एकमात्र राहु कहलाता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका यह अर्थ नहीं है कि राहु ग्रहों में सबको संचालित करता है, मनुष्य के जीवन को संचालित करता है, आपके नौकरी को संचालित करता है, आपके राजयोग को संचालित करता है, आपके बाल बच्चों को संचालित करता है, आपके धन को संचालित करता है। ये सब बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कुछ भी होता, आप शांत मस्तिष्क से जरा सोचिए कि अगर ऐसा कुछ भी संभव होता तो क्या महर्षि पराशर से बड़ी दृष्टि हमारी है? नहीं। ज्योतिष के पितामह ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये दोनों ही राहु और केतु, ये जो दोनों ही छाया ग्रह, इनकी न कोई राशि है, न इनका कोई स्वतंत्र गुणधर्म है, न ही ये आपके जीवन में, चाहे आपके स्वस्थता हो गई, चाहे धन हो गया, चाहे भाई बंधु हो गए, चाहे संतान हो गया, चाहे आपका रोग हो गया, चाहे पत्नी हो गई, चाहे आपका दुर्घटना हो गया, चाहे आपका भाग्य हो गया, चाहे आपके कर्म हो गए, या आपके लाभ का विषय हो, या आपके मोक्ष का विषय हो, किसी का भी ये नेतृत्व नहीं करते। द्वादश भाव में किसी भी भाव का इनके पास संचालन का अधिकार नहीं है, अर्थात ये किसी का नेतृत्व नहीं करते। और ठीक इसी प्रकार ये किसी भी राशि का स्वामित्व भी नहीं रखते, इनकी कोई राशि नहीं है। इसलिए क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति है वह सूर्य और चंद्रमा का जो पाथ है, जो अपरेंट पाथ है, उन दोनों को जहां काटते हुए प्रतीत होता है तो टॉप जो है ऊपरी बिंदु राहु कहलाता है और नीचे का बिंदु केतु कहलाता है। ये इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पास किसी भाव की कारकता नहीं, इनके पास किसी राशि की कारकता नहीं, किसी का स्वामित्व नहीं। जो हम लोग जिसको जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत तत्वों से मिलके बनता है, जो हमारे शरीर में सप्त धातुएं हैं, इनका भी कहीं से ये नेतृत्व नहीं करते, कहीं भी नेतृत्व नहीं करते। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि ये जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनकी निगाह में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सब बकवास है। एक ही ग्रह है, वो है राहु, क्योंकि वही उनको माला माल कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राहु, जैसा मैंने पहले कहा, कि आपकी आत्मा से लेके और मन तक को गंदा कर सकता है, इसीलिए इसे घोर पापी ग्रह भी कहा गया है। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये क्लियर जान लीजिए आप। अगर ये मेष राशि में बैठे हुए हैं तो मेष राशि का गुणधर्म ग्रहण करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं। और फिर मंगल जहां पे भी बैठा होगा,
जिस स्थिति में बैठा होगा उसी के अनुरूप फल दे देना इनकी बाध्यता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जहां बैठते हैं उस राशि का स्वरूप ग्रहण करते हैं और उस राशि के अधिपति ग्रह के बलाबल के अनुसार फल देते हैं। इनके ऊपर जो ग्रह दृष्टिपात करता है उसकी शुभता और अशुभता ग्रहण करके परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए यह तथ्य आप हमेशा याद रखिए कि राहु सृजनात्मक ग्रह नहीं है। यह बात ध्यान रखिए, वो कुछ भी सृजन नहीं कर सकता क्योंकि उसको प्रकृति ने कोई ऐसा मौलिक अधिकार नहीं दिया हुआ है। वह जब भी करेगा विध्वंसात्मक कार्य ही करेगा। लेकिन यदि जहां बैठा है, जिसके घर में बैठा है, जिसके द्वारा देखा जाता है, यदि वह योगकारी है, लाभकारी है, तो राहु को निश्चित रूप से परम राजयोग देना होगा, शुभ फल देना होगा। क्यों? वह कैदी है, वह स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र उसके पास कोई गुण नहीं है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले अब इसको संक्षेप में लेके चलता हूं। जैसा आपको शनि के बारे में मैंने बताया, राहु के बारे में बताया। अब है क्या कि जब शनि और राहु आपस में मिलते हैं तो शास्त्रों में निश्चित रूप से यह कहा गया कि इसे पिशाच योग की संज्ञा दी गई। लेकिन यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पितृदोष से कोई भी मतलब नहीं। यदि शनि और राहु किसी की जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं तो इसका पितृदोष से कोई मतलब नहीं है। श्रापित होना, पिशाच योग का होना, यह वर्णित है। यह क्यों वर्णित है, पहले यह समझ लीजिएगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि शनि भी पापक ग्रह है। नैसर्गिक रूप से वह काल पुरुष के दशम और एकादश का नेतृत्व करता है, इसीलिए वो आपके कर्मानुरूप फल प्रदान करता है। जब दो पापी एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो वो सदैव पाप करें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वह कहां युतिगत संबंध बना रहे हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए कि शनि और राहु किसी की जन्म कुंडली में मकर या कुंभ राशि में है। मान लीजिए आपका मकर लग्न का जन्म है या कुंभ लग्न का जन्म है, या कोई भी शनि की राशि मकर या कुंभ में त्रिकोण या केंद्र का नेतृत्व करती है और वहीं राहु बैठा हुआ है, तो शनि तो उस भाव का फल देगा ही देगा। और चूंकि वह योगकारी है, इसलिए राहु को भी उसके तुल्य फल देना पड़ेगा। अर्थात यहां पर कहीं भी श्रापित या पिशाच योग का कोई प्रश्न नहीं होता है। यह ध्यान रखिएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि इसको थोड़ा सा आप एकाग्रता से सुनिएगा कि जिस किसी जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति योगकारी अवस्था में हो, बलवती अवस्था में हो, बशर्ते शनि मारक न हो और उसका भाव खराब, पापाक्रांत न हो, तो यह स्थिति किसी भी प्रकार का पिशाच योग आपकी जन्म कुंडली में नहीं बनेगा। लेकिन अगर यह युति किसी नकारात्मक राशि में बनती है, जैसे मान लीजिए कि शनि नीच का है, मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में है, ठीक, कर्क राशि में, ठीक है, ये अर्थात शनि वहां बैठा हुआ है जहां पे भाव के रूप में वह राशि उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो शनि सबसे ज्यादा जो घृणा करता है वो मेष राशि से घृणा करता है, इसीलिए वह मेष राशि में नीच का होता है। इसके बाद मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि को भी वो नापसंद करता है। सूर्य से भी परम उसकी शत्रुता है, जिसके कारण वह सिंहस्थ होने के बाद भी वह अत्यंत घृणित जो है, मतलब आप समझ लिए अत्यंत दुर्बलावस्था को प्राप्त होता है। फिर कर्क राशि में भी मुदिता अवस्था में नहीं रहता हो, ठीक। लेकिन इसीलिए आपको यह ध्यान रखना होगा
कि यही राशि है जहां पर आपको श्रापित होने का इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी कुंडली में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा सकता है कि लेट अस एग्जामिन कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह कुंडली श्रापित है। मैं पुनः दोहरा दूं, मेष में अगर इनका कॉम्बिनेशन है, कर्क में अगर इनका कॉम्बिनेशन है, सिंह में अगर इनका कॉम्बिनेशन है, वृश्चिक में अगर इनका कॉम्बिनेशन है, तो इस बात की संभावना बनती है। लेकिन शनि और राहु इन राशियों में अगर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि आपको बस आपकी जन्म कुंडली श्रापित हो गई या फला, संभावनाएं बनती। अब इसके बाद जो देखा जाना है वो ये देखा जाना है कि कर्क राशि में मान लीजिए चंद्रमा की राशि है, यहां पर शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो तुला लग्न में यह स्थिति आएगी। तुला लग्न में शनि प्रबल योगकारी ग्रह है, तो प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी स्थिति क्या है कि शनि अपने होस्टाइल प्लैनेट की राशि में हो और शनि तथा राहु की एक्सिस एक अगर है तो निश्चित रूप से एक खतरनाक स्थिति है। और एक एक्सिस जैसे मान लीजिए राहु भी 20 अंश का है और शनि भी 20 अंश का है, तो यही एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जहां पे आंख बंद करके कहा जा सकता है कि आपको अपने अच्छे कर्मों का फल इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि जन्म जन्मांतर में आपके नकारात्मक कार्यों से आपके पितरों ने आपको श्रापित किया है। बट पितृदोष से इसको रिलेट मत बिल्कुल मत करिएगा, ठीक। यह एक प्रकार का बंधन पैदा करता है। लेकिन अगर शनि और राहु के बीच जो उनका एक्सिस है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी अगर 3 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा की एक्सिस है, दोनों की डिस्टेंस है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज फ्रूटलेस। इसका मतलब कोई पिशाच योग नहीं लगेगा जब तक कि कोई विशेष कॉम्बिनेशन न हो। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि आजकल की जो चर्चा है कि शनि और राहु मिलने जा रहे हैं, पिशाच योग बनने जा रहा है, आपका विनाश हो जाएगा, आप फला पूजा करा लीजिए, आप फला मंत्र पढ़ लीजिए, ये सब बकवासबाजी है। अगले वीडियो में मैं आपको 29 मार्च 2025 को जब शनि राहु से मिलेगा तो उसके प्रत्येक राशियों पर क्या परिणाम मिल पड़ेंगे इसको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने लोगों में शेयर जरूर करिए, जिससे वास्तव में लोग वास्तविक एस्ट्रोलॉजी से परिचित हो सके। धन्यवाद।